देखो अभी वापस सेम कोड रन कर रहा हूँ कल वाला एंड रिकॉर्डिंग किया स्टार्ट? हाँ रिकॉर्डिंग कर दिया स्टार्ट। यहाँ पे हो रही है रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हमने किसी ग्रिड कंट्रोलर के ऊपर ही लगाया, तो नहीं लगाया, किसके ऊपर लगाया? ओहो, फिल्टर कॉन्फ़िग सिंपल ग्रेडिंग के ऊपर लगाया था ना फिल्टर हमने। तो कल हमने क्या देखा था, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि हम अगर लोकल होस्ट 8080 करते हैं, आगे सिंपल ग्रेडिंग लगाते हैं। अच्छा, हमने कोड के अंदर चेक लगा दिया था हार्ड कोडेड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ग्रेडिंग को पकड़ लिया था और दोनों फ़िल्टर एग्जीक्यूट हो गए थे, है ना। यस। अब एक काम करते हैं, इसमें सेकंड फ़िल्टर के अंदर लगाया था ना एक और, जहाँ से हम रिटर्न कर रहे थे, तो इसका रैंडम निकाल देते हैं और इसको कर देते हैं सिस्टम डॉट मिली सेकेंड, और ये मुझको लॉन्ग देगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 0, ठीक है। ये कर दिया कि अब रैंडम कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 50-50 चलना चाहिए। अभी चल गया, अभी भी चल गया, अभी भी चल गया, मोस्टली चल ही रहा है। तो ये ऐसे कैसे ज़ीरो नहीं आ रहा? ओह अच्छा, शिट, गलत कोड कर दिया ना, मॉडुलस लगाना है, ठीक है। अब चलाएंगे, नहीं चला, अब चल गया, अब नहीं चला, अब चल गया, ठीक है। तो ये अब बेस्ड ऑन वो कर दिया हमने, मॉडुलस, बेस्ड ऑन मॉडुलस कर दिया। ये कोड चेक कर लेना, कुछ नहीं है, रिमाइंडर का जब भी ज़ीरो आएगा तब ये चलेगा और नहीं चलेगा। और हमारा इतना हो गया। अभी हमारा क्या हो रहा था, जैसे मैं इसको रन करता हूँ ये चल गया और हमारे मेरे दोनों फ़िल्टर चले, है ना। लेकिन इसमें जो चीज़ है हमारी कंट्रोलर के अंदर, ग्रेडिंग कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे सब कर देते हैं, सिंपल ग्रेडिंग एग्जीक्यूटेड कंट्रोलर एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इसको हम रीस्टार्ट करते हैं। अब ये रीस्टार्ट हो गया। अब वापस जाते हैं, हिट किया, अब देखो क्या हुआ, फर्स्ट कंट्रोलर, सेकंड कंट्रोलर एंड देन सिंपल ग्रेडिंग एग्जीक्यूटेड, है ना। तो ये ऑब्वियस है, ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन अब हमको कुछ और करना है इसके एंड पे, जब सिंपल ग्रेड एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद कुछ करना है। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, हम खाली इतना करेंगे। इसमें फ़िल्टर चेंज यहाँ पे किया था ना, फ़िल्टर चेंज यहाँ पे आगे करी थी ना। टू अदर फिल्टर और मेथड्स इन चेन, और ये हमारा ये प्री फिल्टर इतना पार्ट था। अब अगर मैं इसमें यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखूँ, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, सेकंड फिल्टर पोस्ट मेथड एग्जीक्यूशन, ठीक है। दोबारा इसको रीरन करते हैं। क्या आया, फर्स्ट कंट्रोलर, सेकंड कंट्रोलर, कंट्रोलर एडवाइस शिट, कंट्रोलर एडवाइस कुछ और होता है, मतलब कंट्रोलर एग्जीक्यूशन हो गया ये। और ये यहाँ पे क्या हुआ है, सेकंड फिल्टर का पोस्ट मेथड एग्जीक्यूशन हो गया। फर्स्ट में भी यहाँ पे लगा देंगे तो वही हो जाएगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आपको पोस्ट करवाना है फ़िल्टर, ऐसा नहीं होता कि आप कुछ नया फ़िल्टर बनाते हो, आप बस जहाँ लिखते हो वो बदल जाता है। आप फ़िल्टर चेन के ऊपर लिखोगे तो प्री एग्जीक्यूशन हो जाएगा, फ़िल्टर चेन के नीचे लिखोगे तो पोस्ट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज़। और यहाँ पे ये चला है हमारे फ़िल्टर के थ्रू, लेकिन हमारे पास एक और चीज़ होती है
जो मिलती है अपने को स्प्रिंग की तरफ से। ये सर्वलेट का कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी देखा, और इसमें प्योर सर्वलेट के ऊपर काम चल रहा होता है। एक दूसरा भी रहता है, वो यूजली कम यूज़ होता है, हम इसी से काम चला लेते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं, इंटरसेप्टर्स बनाते हैं। अब मैंने इंटरसेप्टर्स बहुत सालों से नहीं बनाए, तो मे बी ये ना बन पाए। अगर नहीं बनेगा तो हम रेडिस बनाने में चल जाएंगे। इंटरसेप्टर्स, ठीक है, सेम काम है इंटरसेप्टर्स का भी, कुछ अलग नहीं है। जो हमने फ़िल्टर्स के साथ काम किया है वही हम इंटरसेप्टर के साथ काम करेंगे, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। इंटरसेप्टर से मिलता है हमको स्प्रिंग के थ्रू, और ये मिलता है हमको सर्वलेट के थ्रू, ठीक है, इतना फ़र्क है। अब इसमें जब इंटरसेप्टर है उसके लिए हम एक बनाएंगे रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर, ठीक है, और इसमें इम्प्लीमेंट्स वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया था ना, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ये, या मिल गया। ओके, पर यार इसने कुछ बोला क्यों नहीं, ये तीनों इम्प्लीमेंट करने थे ना। एंड ये ठीक है, और ये यहाँ पे पब्लिक पब्लिक और पब्लिक, ठीक है, तीनों बार हमने कर दिया। ये ट्रू का हटाओ, यहाँ पे बात अच्छा नहीं डालना पड़ेगी, ठीक है। इस ट्रू का मतलब क्या होता है, अभी इसमें सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इसको हम बना कह सकते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो बस स्प्रिंग बना देगा इसका, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप कंपोनेंट खुद बनाओ। जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन में फ़िल्टर डाला था, हम सीधा सीधा ये भी डाल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पे तो सिंपल सेम जगह पे था ना कि पोस्ट और प्री हैंडल, यहाँ पे अलग कर दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट और प्री के बाद एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए भी एक मेथड है कि आफ्टर कंप्लीट जब हो जाए काम उसके बाद भी एक मेथड दे दिया है, मतलब पुरानी वाली चीज़ को ही सेग्रीगेट कर दिया 3 पार्ट्स में। तो अब यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ प्री हैंडल, इंटरसेप्टर प्री हैंडल, इंटरसेप्टर प्री हैंडल, ठीक है, रिटर्न टू का मतलब है कंटिन्यू इन द फिल्टर चेन, ठीक है, और कंटिन्यू विद द रिक्वेस्ट। अगर अभी ये भी देखेंगे इसको फॉल्स करके क्या होगा, कैसे भेजेंगे, फॉल्स करके भेजना होगा। तो फिर यहाँ पे हम कर देंगे इंटरसेप्टर पोस्ट हैंडल, एंड इसको कह देंगे हम प्री हैंडल। किसी का आवाज़ आई क्या बैकग्राउंड में बम फटने की? हाँ किस हाँ ओके, ठीक है। तो एक जगह है मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश में, अगर आपने सुना हो कभी। उन्नीसा, आप कहाँ से हो? मैं हैदराबाद से हूँ। ओके, मुझे बेंगलोर लगता था। जॉब भी आपकी हैदराबाद ही है अच्छा, आपकी? हाँ नहीं मतलब आपको विजयवाड़ा पता है ना? हाँ हाँ, हाँ वहीं पे। ओके, ठीक है। तो मतलब हिमाचल प्रदेश में हूँ मैं अभी थोड़े हाँ दिनों के लिए, तो इसलिए वहाँ पे अभी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ठंड भी हो रही है। तो यहाँ पे इसलिए ये आवाज़ आई थी बारिश, बादल काटने के बाद। इंटरसेप्टर आफ्टर कंप्लीशन। हाँ ये बेसिक सा है थोड़ा, ठीक है, हो गया। तो हमने ये 3 मेथड लगा दिए। अब सीन क्या है, लेकिन ये इंटरसेप्टर इंटरसेप्ट कब करेगा ये भी तो बताना पड़ेगा ना। जैसे हमने फ़िल्टर में किया था, डिक्टो सेम ही है फ़िल्टर और इंटरसेप्टर, खाली डिफरेंस यहाँ पे आता है कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। यूजली लोग फ़िल्टर के साथ ही चल जाते हैं, नए लोग इंटरसेप्टर लिखने के ऊपर चल जाते हैं, तो वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मुझको, वहाँ पे तो मैं खुलेआम एक वो कर दे रहा था ना, अब इसमें
वेब MVC कॉन्फ़िगरर यही है, एक बार जाके देख लेता हूँ। कॉन्फ़िग एनोटेशंस, हाँ यही है, ठीक है। तब यहाँ पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड, इसके अंदर एक मेथड ढूंढना है इंटरसेप्टर के नाम से होगा, ऐड इंटरसेप्टर्स, ठीक है। तो इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड इंटरसेप्टर करना है, ठीक है। ये इसके अंदर से निकाल के लाया हूँ वेब कॉन्फ़िगरेटर के अंदर से। और यहाँ पे फिर रजिस्ट्री डॉट ऐड इंटरसेप्टर, ठीक है। अब इंटरसेप्टर ऐड करना पड़ेगा। एक तरीका है न्यू करके अपना रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर लिख दो, है ना, जो बनाया हमने, लेकिन हमने उसका कंपोनेंट बना रखा है। तो एक दूसरा तरीका लिखने का यहाँ पे हम भी कर सकते हैं, ऑटो वायर कर दें प्राइवेट, ऑटो वायर रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर यहाँ डाल दें। इसलिए कर दिया वहाँ पे क्योंकि उस वहाँ पे डायरेक्ट किया था, वहाँ पे हम कर सकते थे फ़िल्टर का भी कंपोनेंट बना के डाल देते, पर यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया। ऊपर से स्प्रिंग का पार्ट है इसलिए इस तरीके से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये वही पैटर्न यूज़ करेगा, बिल्डर पैटर्न, तो इसमें भी पाथ देना पड़ेगा अपने को, है ना। अब किस पाथ को ले, कंट्रोलर में, ग्रिड कंट्रोलर में हेलो को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेलो के आगे कुछ भी आ जाए, बस यहाँ पे 2 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम फ़िल्टर के अंदर जाए तो फ़िल्टर कॉन्फ़िग जो हमने बनाई थे उसके अंदर एक सिंगल गया था, यहाँ पे 2 जा रहे हैं। इसके अंदर कौन सा पैटर्न है ना वो देख लिया करो, एंड पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। तो अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, इसके आगे अब अगर हटाने हैं इतना तो एक्सक्लूड पैटर्न्स में कुछ लगा सकते हैं। जैसे तो हमने ऐड पैटर्न्स लगा दिया ना, और फिर इसमें अगर एक्सक्लूड करने हैं तो मैं एक्सक्लूड के लिए कुछ पैटर्न लगा सकता हूँ। किसी को लगाना है लगा लो, नहीं लगाना तो ठीक है, और सीधा सीधा पीछे ही जाके इसे बंद कर दो। इतनी सी लाइन है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अगर देखने हो कभी एक्सप्लोर करना हो तो खुद कर लेना, कुछ खास नहीं है। ऑर्डर वार्डर याद है, ऑर्डर वहाँ से गई है सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑर्डर याद है क्या है, फिल्टर में किया था, फिल्टर में किया तो है ना। हाँ मल्टीपल जाएंगे तो मतलब इंटरसेप्टर है ये, तो मल्टीपल इंटरसेप्टर में भी सेम, क्योंकि पता है ना सेम काम है इंटरसेप्टर और फिल्टर का, बस ये है कि स्प्रिंग का काम करना है तो इंटरसेप्टर लगा दो। तो हमने फ़िलहाल हेलो पे लगाया है इंटरसेप्टर, अभी सर्वर ऑन है, एक बार देख लेते हैं हेलो पे क्या आता है। लोकल होस्ट 8080 एंड देन हेलो, अच्छा नाम भी देना पड़ता है क्या हेलो में, ठीक है। हेलो में नाम आता है यहाँ पे, ओके। एक बार फिर से इसे बंद करते हैं, हेयर आई एम, ठीक है, कुछ और नहीं आया। और हेलो के अंदर होगा हेयर आई एम लिखा हुआ, ग्रीटिंग कंट्रोलर हेयर आई एम, ठीक है। तो यहाँ पे वही कर देते हैं जो ऊपर किया था, कंट्रोलर हेलो एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब इसको रन करते हैं वापस, अब चल जाना चाहिए वैसे तो। सीधा हमने रन किया और इंटरसेप्टर नहीं चला। इंटरसेप्टर क्यों नहीं चला, क्या नहीं किया हमने, अरे यार कॉन्फ़िगरेशन ही बनाई ना इसको, ठीक है। दोबारा रन करते हैं, हम दोबारा रन करते हैं इसे। अब देखते हैं चल गया, प्री हैंडल पहले चलाए, हाँ। फिर कंट्रोलर चलाए, फिर पोस्ट हैंडल चलाए, फिर आफ्टर कंप्लीशन चलाए, सीधा सीधा, कुछ डिफरेंस नहीं था, सारा कॉन्सेप्ट सेम है। मल्टीपल लगाना, इंटरसेप्टर मल्टीपल लगा सकते हैं, वापस रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप फ़िल्टर को देख सकते हो, फ़िल्टर के साथ ही इंटरसेप्टर भी मल्टीपल खुद ही बना सकते हो, ठीक है। इसमें खाली एक काम करते हैं, तो ये जो फ़िल्टर में हमने जो काम किया था यहाँ पे, जो हमने फ़िल्टर के साथ, सॉरी सेकंड फ़िल्टर के साथ हमने डेटा रिटर्न कराया था ना बीच से ही, अब करना तो यहाँ पे भी सेम ही काम है, कुछ अलग तो काम होता नहीं है, सेम काम को यहाँ पे भी करना है। तो जो हमारा प्री हैंडल
प्री हैंडल मेथड होता है, इसमें ट्रू कहता है कि कंटिन्यू विद द रिक्वेस्ट जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रू नहीं आया तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे भी हम अगर सेम वो डाल सकते हैं कि रिटर्न ट्रू ना किया जाए, इफ कंडीशन डाल दें, सेम चीज़ कर देते हैं सिस्टम आउट डॉट नहीं क्या कर रहा हूँ ये मैं, कंटिन्यू सेकेंड मॉडुलस 2 = 0, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं कर दूँगा रिटर्न फॉल्स, तो इससे क्या है आगे नहीं जाएगी रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे ये तो रिक्वेस्ट चली गई आगे, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा चलाते हैं, ये भी चली गई, क्या बात है, नहीं कुछ तो ख़राबी है, मैंने वापस रन नहीं किया था क्या, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दिया। ऐसे कैसे हर बार कैसे फिट हो जा रहा है ये, तो मैं हार्ड कोड ही फॉल्स कर देता हूँ। ये प्री हैंडल का तो चेंज तो नहीं हुआ है, प्री हैंडल, और यहाँ पे अच्छा कहाँ गया, पीछे पीछे पीछे, हाँ प्री हैंडल रिटर्न्स ट्रू विद द एग्जीक्यूशन शेड शुड प्रोड्यूस, हाँ ठीक तो है, dispatches are assumed and already dealt with the response itself, ओके तो सही तो है। यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, हाँ ठीक है ना, अब नहीं आया ना, अब यहाँ पे देखो खाली प्री हैंडल, ओके। तो ये ऊपर वाले में क्यों नहीं चल रहा था, ये चलना तो ऊपर वाले में भी चाहिए, तो उसके अंदर क्यों नहीं गया ये, वापस ऑन करते हैं, आ गया सीमा, अभी भी आगे सीमा, अभी भी आगे सीमा, अभी भी आगे सीमा, ऐसे के हाँ अब नहीं आया, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी ख़राब चल रही थी, तो ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सीक्वेंस बीच में रोक दिया। अब अपने को भी अगर सेम काम करना है, हमने पहले किया था, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स उठाएंगे और रिस्पॉन्स में सेट कर देंगे वैल्यू, रिटर्न फॉल्स तो करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स के अंदर सेट स्टेटस, और इसमें क्या करेंगे HTTP, हाँ ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, ये वही है जो कल पूछा था ना, जो मन है वो लिख के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ हाँ ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट राइट, अब यहाँ पे कुछ भी भेज सकता हूँ मैं फ़िलहाल ना, तो फॉरबिडन इंटरसेप्टर रिजेक्टिंग योर रिक्वेस्ट, तो हमने राइट कर दिया। अगर देखोगे ना तो हमने सेकेंड फ़िल्टर में भी सेम काम किया था, यहाँ पे जेसन राइट किया है, वहाँ पे मैं सीधा टेक्स्ट ही राइट कर रहा हूँ, और इसे वापस रन करेंगे और चलाएंगे हम यहाँ पे वापस, हेलो सीमा, आ गया फॉरबिडन, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट रिटर्न किया है, आपको जेसन करना, यहाँ पे सब जेसन करके जेसन भेज सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो भी करना है आप कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो फ़िल्टर और इंटरसेप्टर देख गए, समझा गए कैसे क्या चल रहा है, कितना 41, हाँ ये समझा, बट कब मतलब कैसे डिसाइड करें क्या यूज़ करना है, यार आपके ऊपर है। मतलब फिल्टर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अपना जो सब वो कहते हैं सर्वलेट में ये चलता है फिल्टर, हाँ फिल्टर्स जो है वो और ये सबलेट्स के पार्ट होते हैं। तो अगर मैं दिखाऊं फ़िल्टर में, उसमें ना डू फिल्टर मेथड आता था, अगर फिल्टर क्लास मिल जाए यहाँ पे, ये रहा फिल्टर जो है हैवी नोट कोड में,
अच्छा इंटरफेस नहीं 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 अभी इसमें यहाँ पे फ़िल्टर ये रहा, ठीक है, जकार्ता का फ़िल्टर। तो यहाँ पे डू फ़िल्टर दिख रहा है ये, हेलो। हाँ हाँ दिख रहा है ना। तो ये जो डू फ़िल्टर है ना, यही है मेन आइटम, मतलब मैं फ़िल्टर को इम्प्लीमेंट करके जो है वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर हमने किया है ना, वो सुपर सेट है, मतलब वो इसके ऊपर रैप किया हुआ है। वरना मैं खाली इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता हूँ और इसके डू फ़िल्टर मेथड के अंदर अपनी वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना और फ़िल्टर चेन तीनों आ रही है। तो इसलिए कल ही जब क्लास हो रही थी मैं बता रहा था कि इसी के अंदर ही अपना वो था, ये कहते हैं डेटा जो हम काम करते हैं, तो वो डू फ़िल्टर के अंदर ही होता है। और मैं वहाँ पे भी वंस पर फ़िल्टर जो था इसके अंदर भी यही ढूंढ रहा था कि फ़िल्टर कहाँ पे आ रहा होगा, कहीं ये फ़िल्टर को एक्सटेंड कर रहा होगा। और ये रहा, दिख रहा है ये फ़िल्टर किसका है, इम्प्लीमेंट सबलेट का। और बाकी ये वंस पर रिक्वेस्ट ये इसने स्पेसिफिक बना दिया है, जो फ़िल्टर कॉन्फ़िग है यहाँ पे दिख रही है फ़िल्टर कॉन्फ़िग, वरना आपको ये सब बनाना पड़ता है। इसके अंदर फ़िल्टर कॉन्फ़िग दिखाइए, ये अपने आप ही हैंडल कर लेता है सारी चीज़ें। तो आपको फ़ायदा मिल जाता है सीधा सीधा वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर यूज़ करके। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही है, तो आप और भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। ये रहा फ़िल्टर, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट, ये आप खुद पढ़ सकते हो आराम से अपने हिसाब से। बहुत सारे फ़िल्टर हैं यहाँ पे ना, अपने हिसाब से आप देख सकते हो क्या करना है। लॉग करने के लिए अलग गए हैं, स्पेशलाइज फॉर्म बहुत सारा मिला हुआ है। इसलिए ही स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट काफ़ी फेमस है, क्योंकि हर एक के लिए आपको स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ चीज़ें दे रखी हैं हर एक के लिए, चाहे वो फ़िल्टर हो, इंटरसेप्टर हो। तो अभी सीन क्या होता है, जैसे फ़िल्टर आपने देख लिया कि यार ये तो क्या काम कर रहा है। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे जो हमारा नहीं, ये जो फ़िल्टर है यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये कहाँ गया। अच्छा जनरेट किया रहा फ़िल्टर किसका पार्ट है, सबलेट का जावा का। टॉमकैट का पार्ट है, ठीक है। ओके और अभी हम अगर पीछे जाएंगे, अरे एक मिनट, ये हैंडलर इंटरसेप्टर, ठीक है। हैंडलर इंटरसेप्टर किसका पार्ट है, स्प्रिंग एमवीसी, ठीक है। स्प्रिंग एमवीसी ओके। तो आप अगर खाली टॉमकैट यूज़ कर रहे हो तब भी आप वो फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्प्रिंग एमवीसी यूज़ कर रहे हो तो आपको तो मतलब डिपेंड करता है, मतलब ये बिना स्प्रिंग एमवीसी के आप काम नहीं कर पाओगे। इवन वंस पर फ़िल्टर आपने जब लगा दिया अगर, तब भी आप बिना स्प्रिंग के काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो स्प्रिंग ही प्रोवाइड करता है। लेकिन वो जो इंटरफेस है, ये तो इंटरफेस है ना, इंटरफेस टॉमकैट का है, यहाँ पे इंटरफेस किसका है, स्प्रिंग का, ठीक है। तो दोनों में से मैं आपको अलग अलग चाहिए तो अलग अलग कर दूँगा। मतलब फिल्टर टॉमकैट प्लस स्प्रिंग मतलब दोनों में यूज कर सकते हैं, इंटरसेप्टर खाली स्प्रिंग में कर सकते हैं हाँ इंटरफेस ही ऐसा। उसके अंदर है। मान लो आपको स्प्रिंग से फ्यूचर सही। में स्प्रिंग की जगह, मान लो स्प्रिंग की जगह आ गया स्प्रिंग ट्रिंग आ गया, चलो स्प्रिंग है भी, जो ट्रिंग आ गया कुछ नई आइटम है, वो ज़्यादा अच्छा है स्प्रिंग से। तो वो भी हम्म टॉमकैट को तो वो भी इम्प्लीमेंटेशन देगा ना टॉमकैट के सारे इंटरफेसेस की। हम्म तो आपको हम्म करना क्या पड़ेगा, खाली वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर का जो आपकी वो है, क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आपने फ़िल्टर कॉन्फ़िग, कहाँ फ़िल्टर ये रहा फ़िल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो ये वंस पर फ़िल्टर इम्प्लीमेंट किया है, तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के हम्म साथ किया है ना। तो आपको अगर मूव करना हो किसी और में, स्प्रिंग से ट्रिंग में वो करना हो, तो स्प्रिंग की जगह आगे कर दोगे यहाँ पे ट्रिंग फ्रेमवर्क कर दोगे और बस आगे चल हम्म जाओगे। तो ये है। हम्म लेकिन अगर आपने उसका यूज़ किया इंटरसेप्टर का, तब आप ये नहीं कर पाओगे। तो आपको ये पूरा खुद ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो होंगे नहीं ना ट्रिंग में थोड़ी ना गारंटी होगी कि ऐसे ही लिखा हुआ कुछ मिलेगा आपको, कि आप खाली इसको चेंज कर लो। तो वो डिफरेंस है, बाकी दोनों में सेम कम है यार। कब कौन यूज़ करना चाहिए कुछ ऐसा कुछ आप कह नहीं सकते, आपकी मर्ज़ी है, जो यूज़ करना है करो। आपको इंटरनल बता दिया है। आपकी कंपनीज यूजली प्रेफर फ़िल्टर ही करती है इंटरसेप्टर्स की जगह। और इनका जैसे नाम है, ये हो जाता है फ़िल्टर यूजली। एक ये भी हो जाता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको फ़िल्टर करने से, मतलब कंट्रोलर से पहले पहुंचने में फ़िल्टर
कर दिया जाता है, जैसे आपकी ग्लास में पानी पहुंचने से पहले फ़िल्टर कर दिया जाता है, तो उसके लिए ये यूसी चल जाते हैं इसकी जगह, फ़िल्टर की जगह। और इंटरसेप्टर में ये कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ अगर इनकमिंग रिक्वेस्ट में आ रही है, पता नहीं ये लोग आपको सेंस बनाया, इससे में आपको तो थोड़ा बना देना चाहिए। इंटरसेप्टर में ऐसे कर दिया कि जैसे कोई लॉगिंग करनी है अपने को, कर हम फ़िल्टर से भी सकते हैं, पर ये हो गया कि एक पर्टिकुलर ही यूआरएल से आ रहा है, तो कहीं पे मैं उसको उस डेटा को कहीं डाल दूँ, जैसे मैं किबाना में डाल दूँ उस डेटा को। आपने काम किया है किबाना के साथ? नहीं। मतलब लॉगस्टैश किबाना ELK में आ जाता है वो, तो मतलब वो कहीं पे डालना है ना, ELK इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश और किबाना, ये एक टेक स्टैक होता है लॉगिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। क्योंकि मल्टीपल मशीन्स अगर होती हैं, अगर आपकी 50 मशीन्स हैं, आपको रिक्वेस्ट एक मैप करनी है, तो आप 50 की 50 मशीन में जाके वो रिक्वेस्ट में ढूंढते रहोगे ना कि कौन से सर्वर पे गई थी वो रिक्वेस्ट, तो बहुत ही भारी हो जाता है, इवन स्लो भी हो जाता है, क्योंकि अब आप हर एक मशीन के अंदर तो जाओगे नहीं, आप एक कमांड लिख दोगे, वो हर एक फ़ोल्डर और सब फोल्डर के अंदर जाके लिखता रहेगा, जो ग्रेप यूज़ करते हैं हम, तब ग्रेप यूज़ चला दोगे और फिर ढूंढता रहेगा सारे फोल्डर्स के अंदर। लेकिन 50 मशीन के 50 सर्वर के अंदर घुस के डेटा निकालना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो भी अगर आपकी मशीन लोड हाई लोड के साथ काम करती है तो 3-3 घंटे लग जाते हैं, जो मैंने भी फेस किया था बहुत बार। तो ELK लग जाता है, तो ELK से इलास्टिक सर्च है, तो आपका सेकेंड्स में डेटा आ जाता है, 1 सेकेंड में डेटा आ जाता है, कहाँ 3-4 घंटे, कहाँ 2 सेकेंड भी नहीं प्रॉपर से, तो वो डिफरेंस हो जाता है। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का डेटा अगर कहीं इधर उधर करना है, तो आप इंटरसेप्टर लगा के कर सकते हो, या आपको कुछ अलग से रिक्वेस्ट में कुछ मॉडिफाई करना है, लगा तो आप फ़िल्टर के साथ भी सकते हो, पर आपको इंटरसेप्टर लगाना है इंटरसेप्टर लगा लो, कुछ ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, दोनों का काम तो सेम ही है, देख लिया ना वो हमने, दोनों के अंदर की चीज़ें भी सेम है, ऑर्डर वाटर जो करना है आप वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ये इंटरसेप्टर है ना, तो यहाँ पे बहुत लोग तो ऑर्डर दिख रहा है, ये ऑर्डर में जैसे हमने 1 ऐसे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है ना, ये हमने भी जो पहले लगाया था, तो जो ऑर्डर के साथ काम करता है वहाँ पे ऑर्डर वाटर भी लगा सकते हो सीधा सीधा, अगर आपको लगाना है एनोटेशन के साथ काम करना है तो ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस कुछ खास है नहीं, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, बस आपको जो यूज़ करना है कर लो, आपकी कंपनी जिसको भी यूज़ कर रही है आप उसके साथ ही चल जाओ, वरना फ़िल्टर ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि वो जावा का कॉन्सेप्ट है, स्प्रिंग का नहीं, तो मोस्टली आपको फ़िल्टर ही मिलेंगे, इंटरसेप्टर्स कम मिलेंगे। तो 49 हो गए, आगे चलें क्या, या अभी आज आगे क्या है आज? फिर हम रेडिस करेंगे। रेडिस आपने काम किया है ना, सीमा आपने काम किसने? किया रेडिस में? एक मैंने जावा में भी काम नहीं किया है, आप तो अरे और नहीं आगे नहीं, जा तो रहे हो। रेडिस तो वो है ना, ये तो आप नहीं, उसके मुझे साथ ही पर काम करते आइडिया हो। नहीं है, आपसे ही सुन रही हूँ मैं। है रेडिस का आइडिया नहीं है? नहीं। तुम्हारे कैशे सॉल्यूशंस, कैशे सॉल्यूशन के बारे में तो सुना होगा ना कुछ, ऐसे कैसे, मतलब एक PHP तो में बताता यूज़ हूँ, नहीं किया है। आज के टाइम पे 2-3 चीज़ें हैं, एक तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए ना अच्छे से, जो आपको जावा तो आ रही होगी, आपको समझ आ गया होगा, आप अबव एवरेज हैं जावा में, अगर आपने जितना मैंने पढ़ा है उतना अगर आपने देख लिया है तो आप अबव एवरेज हैं, अच्छे खासे अबव एवरेज हैं। तो एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके हिसाब से भी आपका काफ़ी सही रहेगा, अगर आपने सारी चीज़ें ढंग से करी हुई हैं तो आप अबव एवरेज तो आई जावा के अंदर। एंड देन आना चाहिए आपको एक फ्रेमवर्क, तो वो आप अभी कर ही रहे हैं, स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट। अब इसमें भी हम काफ़ी अच्छा इंटरनल्स देख देख के चल रहे हैं, तो वो भी सही होता है। फिर तीसरी आइटम क्या होती है स्प्रिंग बूट का भी, तो जो फ्रेमवर्क सपोर्ट जो मिलता है अपने को, तो हम फ्रेमवर्क सपोर्ट में क्या कर रहे हैं, हमने पहले हाइबरनेट देखा, स्टैंड अलोन तो हमने यूज़ नहीं कर रहा ना स्प्रिंग बूट, हमने फ़िलहाल खाली हाइबरनेट देखा है और कुछ नहीं देखा था हमने अलग से। और फिर स्प्रिंग बूट के नहीं। अंदर के ही हम आइटम देख रहे हैं, मतलब स्प्रिंग कोर में गए थे, वो अलग बात है कि स्प्रिंग कोर था, फिर MVC था, फिर स्प्रिंग बूट था, फिर हम उसकी जावा की ही एडवांस जावा की बातें कर रहे हैं जो स्प्रिंग के अंदर यूज़ होती हैं। उसके बाद जैसे सपोर्ट फ्रेमवर्क जो हैं उसके अंदर हाइबरनेट आ जाता है, जो आप डायरेक्टली ORM की तरह यूज़ कर रहे हो। तो अब एक चीज़ आती है कैसे सॉल्यूशंस, ठीक है, एक चीज़ आती है क्यू सिस्टम्स, तो ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। ये 6th होती है नॉन ब्लॉकिंग फ्रेमवर्क्स। सबसे ज़्यादा पैसा जो मिलता है इसी की वजह से मिलता है, इसलिए मल्टी थ्रेडिंग को ज़्यादा वो मिलता है।
और इसीलिए मैं ये इसमें ज़्यादा घुसता हूँ। मल्टी थ्रेडिंग इसलिए जो मैंने आपको भी कराई थी, काफ़ी कराई थी, इसलिए मल्टी थ्रेडिंग के अंदर इसलिए गया हूँ क्योंकि इवेंचुअली सबको पैसे ही चाहिए। तो अब सीन क्या होता है कि क्यूज इसमें कैशे सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना वो होता है रेडिस, और उसके बाद आता है एरोस्पाइक, उसके बाद आता है हेज़ल कास्ट। मतलब हेज़ल कास्ट के तो मल्टीपल मतलब यूज़ केसेस हैं, सर्विस डिस्कवरी और बाकी में भी यूज़ होता है। क्यू सिस्टम के अंदर अगर आप AWS के अंदर हैं तो SKS यूज़ कर सकते हो, FTM की यूज़ करते हो या काफका यूज़ कर सकते हो, तो ये चलता है। और फिर तीसरा, इवन आप इवेंट ड्रिवन सर्विस बनाते हो तभी आपको इन तीनों में से एक चीज़, मतलब तीनों में से और भी क्यू सर्विसेज होती हैं और भी कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। फिर नॉन ब्लॉकिंग फ्रेमवर्क जो होता है वो जावा RX, या इसमें वेब क्लाइंट होता है लेकिन वो इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बेसिक है कोई भी कर लेता है आजकल, और वर्टेक्स, और ऐसे ही बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको ये नीचे वाले आइटम तो बिल्कुल हम टच करेंगे, खाली आपके लिए सिमा ये वाला, इसमें जब गेटवे बनाएंगे, गेटवे क्योंकि नॉर्मल बनता ही नहीं है। दूसरा क्यू सिस्टम्स, फिर इसमें कुछ आना चाहिए। अब इसको भी हटा दो, फिलहाल अभी हम यहाँ पे हैं कैसे सॉल्यूशंस के ऊपर, यहाँ पे है रेडिस, ठीक है। तो हम रेडिस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेड यही है, रेडिस ही है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट वो है, और ऊपर मैं इसलिए भी ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज इसी के अंदर है। ये भी यूज़ करे हुए हैं दोनों, ये तो मैंने मेजरली सर्विस डिस्कवरी के लिए यूज़ किया था, और ये एरोस्पाइक उस टाइम यूज़ किया था जब एयरलाइंस ऐसे प्राइस होते हैं ना, बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, हर मिनट में चेंज होते रहते हैं, तो उसके लिए एरोस्पाइक यूज़ किया था। रेडिस यूजली यूज़ होता है बहुत 3-6 महीनों के लिए कुछ करना है, तो जैसे फेसबुक में आपने लॉगिन कर दिया, अब 6 महीने बाद आपका ये सिस्टम का मैक एड्रेस वो सेव कर लेगा, अब वो 6 महीने बाद उसको हटाएगा अपने सिस्टम से, उसके बाद वो दोबारा आपसे पूछेगा हाँ भाई अब आ गए तो अब दोबारा लॉगिन करो। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के डेटा के लिए रेडिस यूज़ होता है। इवन आप कुछ पेमेंट करते हो कहीं पे भी, तो जैसे मान लो आपने अमेज़न में पेमेंट करी है किसी चीज़ की, तो पेमेंट का डेटा वो रेडिस में डाल के रख देगा कैश। अब इसमें अच्छा ठीक है, आपको तो कैशे सॉल्यूशन के बारे में पता है, रेडिस के बारे में नहीं पता, तो कैशे क्या होता है? हेलो, हाँ, कैशे क्या यही होता ना है? कि मतलब हर टाइम वो सर्वर से फेच नहीं करता है, वो ब्राउज़र बहुत मतलब सही, वो वाला कैश। हाँ बहुत सही बहुत सही बहुत सही। होता क्या है, आप अगर आपका DB ही मेजर ब्लॉकिंग होता है आपको क्वेरीज, मतलब जब भी आप कुछ क्वेरी या कुछ करोगे आपका DB ही सबसे ज़्यादा रोड ब्लॉक होता है, वही क्लॉग होता है सबसे ज़्यादा। तो करते क्या है, जब भी मैं कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी चीज़ को कि मुझे डेटा दे दो, है ना, स्टूडेंट दे दो विद ID 1, ठीक है। तो अब ऐसा अगर सॉल्यूशन क्या है, आपने रिक्वेस्ट भेजी, ये मेरा सर्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हमारे केस में टॉमकैट है लेकिन अभी खाली सर्वर लिख देते हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट गई, सर्वर में पहुँची, सर्वर ने बहुत सारी मशीन्स होंगी, इसमें मान लो मशीन M1 और M2 एंड M3 और M3 मशीन से मान लो आपकी रिक्वेस्ट पहुंची M2 में, लोड बैलेंसर है पीछे, लोड बैलेंसर ने M2 पे भेजी। अब M2 क्या करेगा, डेटाबेस में हिट मारेगा, ठीक है, और फिर रिस्पॉन्स दे देगा। ये चीज़ चलता है ना यहाँ पे। हाँ, लेकिन अभी क्या है इसमें, ये 1 ID से स्टूडेंट S कर देते हैं, स्टूडेंट का ना पूरा लिख देते हैं कि स्टूडेंट 1 देते हैं मुझे, पर इससे होता क्या, डेटा क्लॉग्ड हो जाता है डेटाबेस, क्योंकि ये मशीन भी यहीं पे हिट मार रही होगी, ये मशीन भी यहीं हिट मार रही होगी। तो आपको ये सिस्टम नहीं चाहिए होता। आपके लिए बेनिफिट है अगर स्टूडेंट चेंज तो होगा नहीं ना, ये खाली उसी केस के ऊपर काम करता है जो डेटा स्टैटिक है। स्टूडेंट का नाम सेम होगा, स्टूडेंट की क्लास सेम होगी, है ना, क्लास टीचर सेम होगी, बहुत रेयर है कि चेंज होगी भी तो एक अलग टाइम पे हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट का जितना भी है, एड्रेस से लेकर रोल नंबर से लेकर सारी चीज़ें, पेरेंट्स चेंज नहीं हो सकते। तो वो चीज़ें स्टूडेंट की सारी स्टैटिक है, एक बार उसने रजिस्टर कर दिया तो वो चेंज नहीं होता यूजली। आप साल के बीच में नाम चेंज करा लो 10 से पहले, जो भी करना है वो अलग आइटम है, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसमें डेटाबेस की जगह हम ये क्या करते हैं, ये थोड़ा स्लो चलता है फिर सिस्टम, क्योंकि सारी मशीन अगर डेटाबेस में हिट मारने लग जाएंगी तो स्लो हो जाएगा। तो इससे पहले क्या करते हैं लोग, हम एक कैशे डाल देते हैं, और करते क्या है, पहले कैशे से मांगते हैं कि यार आप दे दो स्टूडेंट, आपके पास पड़ा है क्या स्टूडेंट 1। अब होता क्या है, अगर कैशे पे पड़ा है तो कैशे देता है पहले ही, इससे क्या होता है, DB हिट बच जाती है, ठीक है, समझे। रिक्वेस्ट आई,
सर्वर पे पहुँचे, हाँ स्टूडेंट 1 आपने पहले कैशे से मांग लिया इंस्टेड ऑफ डेटाबेस। फिर अगर आपके पास पड़ा है, अगर कैशे में नहीं मिला, कैशे में मिला है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, डेटाबेस तक पहुँचेगा नहीं, डेटाबेस सेट बचा लिया आपने। अगर नहीं मिला कैशे में तो आप डेटाबेस में आओगे, और डेटाबेस से अगर फैच किया आपने तो डेटाबेस से फैच करने के बाद पहले आप कैशे में लिखोगे उसे, और उसके हाँ, मतलब बाद फर्स्ट मतलब टाइम जब रिक्वेस्ट जाएगा हाँ डेटाबेस से लाएगा फर्स्ट टाइम, हाँ तो उसी वक्त वो कैशे में स्टोर करेगा बिल्कुल ना। सही, बिल्कुल सही। रिस्पॉन्स रिटर्न करने से पहले कैशे में लिखा जाएगा, उसके बाद जाएगा वापस, यही फ्लो रहता है। तो पता तो है आपको, मना क्यों कर रहे थे नहीं पता आपको? कैशे पता है, ये जो रेडिस आप बोल रहे हैं ना वो क्या है पता नहीं तो था। यहाँ पे जो कैशे ये जो कैशे लिखा है, यहाँ पे हम रेडिस रेडिस डाल रहे हैं ना। तो आपने, आपकी कंपनी में क्या यूज़ हो रहा है इसकी जगह? हेलो हेलो। हाँ, आइडिया नहीं है मुझे। ओके, सीमा यार, आपको आइडिया वैसे लेना चाहिए, क्योंकि आपको तो हर चीज़ का होना चाहिए ना कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। आपको एटलीस्ट मेरे लेवल पे तो होना चाहिए अभी, जितने पे मैं चल रहा हूँ। मतलब अभी, मतलब ये नहीं कह रहा मैं तुरंत हो जाओ, लेकिन जैसे अभी भी इंटरसेप्टर मैंने बहुत टाइम से काम नहीं किया था, तो यहाँ पे सब पढ़ के जैसे चलता है ना, आपने तो देखा है ना कोर जावा में भी कैसे चलता है, हम्म उतना हो जाना चाहिए। हम्म तो तभी तो आप दूसरों की भी हेल्प करोगे, और आपका टाइम कम वेस्ट होगा, क्योंकि अगर आपको गूगल भी करना पड़ रहा है ना, वैसे घुसूस से नहीं समझ पा रहा है, गूगल करना पड़ रहा है अगर आपको, तो उसमें भी ये रहता है आपका टाइम एक्स्ट्रा तो जा ही रहा है ना। अब 10 आर्टिकल में 10 चीज़ें रहेंगी, तो आप कहाँ कहाँ टाइम अपना ख़राब हम्म करते रहोगे। तो वाली चीज़ है, लेकिन कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। ऐसा हमने भी थोड़ा क्लास पहले देखा था ना, वो UI में हम फंस गए थे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप गूगल की बिल्कुल हेल्प ना लो, तो ले लेनी चाहिए कभी कभी, पर ठीक है। तो नहीं, अभी मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेरे पास कोड है हम्म बट कैसे क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, या हम्म, ये क्या आपने यूज किया है, मतलब प्रोजेक्ट में कहा क्या यूज किया है वही मुझे पता नहीं है ना। अभी आप बता रहे हो तो इसलिए वो फिल्टर भी थोड़ा समझा है, MVC का समझा है, बट आगे में गई नहीं हूँ, अभी तक कोड देखा नहीं मैंने। ठीक है ठीक है, अटेम्प्ट ही नहीं किया ना, फिर कोई नहीं। तो अभी अब होगा क्या, अब जो ये है क्या कहते हैं, कैशे है, तो अब आपने देखा नहीं है तो ठीक है, कनेक्ट ही नहीं है, ठीक है। डो 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 Redis, ठीक है। ये मैंने सर्वर ऑन कर दिया, इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 6379, ठीक है। तो अभी मैंने सर्वर ऑन किया है, तो यहाँ पे देखो अभी क्या आ रहा था, कुड नॉट कनेक्ट, रिफ्यूज़ हो गया। अब दोबारा ओ ठीक है, ओके, डिटेल नहीं है लगता है इनकी, ठीक है। ठीक है, अभी इसके ना थोड़े कमांड्स होते हैं कैशे के। अभी ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये लोकल होस्ट है, इतना जितना है यहाँ पे 127001, फिर 6079, हाँ ये इसका पोर्ट नंबर है, ये मतलब ये इसका सर्वर का एड्रेस, और ये इसका पोर्ट, ये बता रहा है इतना जितना है। अभी हम ज़्यादा डाइव डीप नहीं करेंगे कैशे के अंदर, कैशे रेडिस खुद ही अपने में, सारे कैशे सॉल्यूशन खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब रेडिस की थोड़ी खासियत बता देता हूँ, सिंगल थ्रेडेड है। थोड़े हाई लेवल इंटरव्यू डिज़ाइन का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, आपको कुछ मल्टीपल सर्विसेज हैं, उनमें से किसी एक सर्विस में आपकी 10 मशीन्स आ पाएंगी, आपको कुछ इनिशियल बूटअप काम करना है, तो आप उसको कैसे करोगे? आपको ये चाहिए कि आपकी 10 मशीन आ पा रही हैं, 10 में से खाली एक मशीन ही काम करे वो वाला, और दूसरी मशीन काम ना करे, तो आप कैसे करोगे? उन्हीं से आप स्किप कर दो, ये फ्रेशर का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सपीरियंस वालों का क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, ओके। मतलब अभी आपको कैशे के बारे में इतना नहीं पता तो कोई नहीं है, तो इसमें हम कैशे यूज़ कर लेते हैं, या हमको डेटाबेस के अंदर डालना पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर कोई भी मशीन आ पाएगी ऊपर, तो अब मान लो M1 से लेकर M10 मशीन अब आ रही है, तो जो भी पहले आ गई, मान लो M7 पहले आ गई, स्टार्ट हो गई, तो M7 एक डेटाबेस में रो बना देगा, उसके अंदर बोल देगा मैं प्रोसेस कर रही हूँ, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसमें ट्रू भी लिख देगा। तो इससे क्या होगा, जो बाकी मशीन्स आएंगी वो पहले देखेंगे किसी ने वहाँ पे राइट तो नहीं कर दिया है। लेकिन फिर ये आता है, इसको मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बार बार, क्योंकि अब डेटाबेस के अंदर भी तो थ्रेडिंग इशू होता है कि सब डेटाबेस में राइट कर रहे हैं, अगर 3 लोगों ने एक साथ राइट करने के लिए भेज दिया तो क्या होगा? तो वहाँ पे फिर की कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर की के ऊपर हमको कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, ताकि कोई दूसरा भी अगर डाले सीक्वेंसिंग में आगे पीछे हो जाए तो एक फट जाए कोड, उसमें यूनिक कंस्ट्रेंट एरर आ जाए और फट जाए कोड।
तो फिर वो हैंडल करना ना मतलब हो तो जाता है डेटाबेस से हैंडल, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है। फिर जो कैसे सॉल्यूशंस होते हैं सारे सिंगल थ्रेडेड नहीं होते, तो हमारा लेकिन जो रेडिस है वो सिंगल थ्रेडेड है। फिर इसका क्या मतलब है, 10 सर्वर अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो एक ही एक बार में आगे जाएगा, ठीक है। मतलब आप वो मान लो सीमा की लॉक लगा लिया, लॉक क्लास का लॉक मेथड यूज़ कर लिया उसको, ठीक है। या तुम्हारे लिए 19 कोर जावा में सिंक्रोनाइज कीवर्ड होता है ना, तो मेथड के आगे एक सिंक्रोनाइज कीवर्ड डाल दिया, हाँ। तो अब एक बारी में एक ही थ्रेड आगे जाएगा। तो इवन 10 मशीन ने एक साथ बोल दिया भाई ये की लिख दो, एक एक करके ही लिखी जाएगी, और अगर वो की पहले से ही है तो वो फेल हो जाएगी रिक्वेस्ट। तो ये होता है इसका आंसर, मतलब बहुत ही कॉमन है। और फिर इसमें ये बोल दो, और फिर मतलब ये ऑनलाइन तो ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, हाई लेवल का। तो और बहुत ही छोटा है इसलिए लोग बहुत आसानी से पूछ भी लेते हैं। तो इस यहाँ तक तो लोग पढ़ के बोल देते हैं कि हाँ मैं ऐसे कर लूँगा, मैं रेडिस यूज़ कर लूँगा क्योंकि यही मोस्ट ऑप्टिमाइज वर्जन होता है। लेकिन उसके बाद आता है रेडिस ही क्यों, डेटाबेस क्यों नहीं। तो इसका आंसर यही होता है कि रेडिस है सिंगल थ्रेडेड, तो हमको मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में घुसने की ज़रूरत ही नहीं होती मल्टी थ्रेडिंग हैंडल करने के लिए। तो ये बेस्ट केस है कि आप सीधा सीधा रेडिस यूज़ कर लो। तो ठीक है, फिर रेडिस सिंगल थ्रेडर्स के अलग चैलेंज होते हैं, और फिर आप कैसे उसको हैंडल करोगे। मल्टीपल मशीन अगर नॉर्मल करेगी, की ट्रेवर्स करने होते तो क्या होता है, रेडिस के अपने डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं जैसे जावा के होते हैं, हैश मैप सेट, ये भी देता है। फिर एक बड़ा ऑब्जेक्ट अगर आप डालना सेव करना चाह रहे हो उसमें, जैसे मान लो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रिंसिपल भी होगी, उसके अंदर क्लास भी होगी, क्लास टीचर भी होगी। तो इन सब की भी आप ऑब्जेक्ट, इन सब का भी जो डेटा है वो भी अलग से फैच कर सकते हो। मतलब बहुत सारा, मतलब रेडिस खुद ही बहुत सारी चीज़ें देता है आपको, अगर आप पढ़ना चाहते हो रेडिस के बारे में। बहुत डीप है, अगेन खाली आदमी नहीं पढ़ता, ऑप्टिमाइजेशन जब करनी पड़ती है, स्केल करना पड़ता है जब ज़्यादा पड़ता है, तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान रखना है कि सिंगल थ्रेडेड है रेडिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। ये याद रखोगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आगे भी। और दूसरा कैसे सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होता है हम, और मल्टीपल टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, टीटीएल मिलती है। अब इसमें मैं बताता हूँ, इसमें कीज़, इसके अगर ठीक है, यहाँ पे मैंने कीज़ डाली है, तो यहाँ पे मैंने जितनी भी की डाली है ना, इसके अंदर डेटा ना की वैल्यू पेयर के अंदर सेव होता है, कैशे के अंदर। अब इसमें होगा क्या, आपको एक की बनानी पड़ेगी। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आप सेव करोगे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैश मैप आइडिया है ना 19 आपको हैश मैप का 19। हाँ है। ठीक है, नाइस। हाँ। तो जैसे हैश मैप पे हम है, की है। वैल्यू पेयर करते हैं ना, तो डिटो सेम अब यहाँ पे की हाँ बनानी हाँ। पड़ती है अपने को। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया, स्टूडेंट क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि टीचर भी तो हो सकती है ना सेम के साथ। तो स्टूडेंट 1 कर दिया, और फिर हाँ। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डाल देंगे पूरा पूरा। तो ये ऐसे मैप में होता है। उसके बाद अगर मुझे गेट करना है तो मैं क्या करूँगा, गेट स्टूडेंट अंडरस्कोर 1, ये की है और ये इसकी वैल्यू है, तो वैल्यू में ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, की में की डाल देते हैं। तो अभी वही चीज़ यहाँ पे हमने करी हुई है। तो यहाँ पे की, और इसमें लाते कैसे हैं, कीज़ के साथ एस्ट्रिक डाला तो जितनी भी कीज़ होती हैं हमारी वो आ जाती है, ठीक है। अब मुझे अगर ये 2062 ये मेरी उसका है, क्या कहते हैं, ऑफिस का कुछ है, सोल्ड ही है, कुछ आइटम होगी जो बिक चुका है। तो ओहो अच्छा ठीक है, मैं अपने तभी इतना सारी हैं ये, ठीक है। ये मेरे ऑफिस से सर्वर अप करता हूँ, उसमें भी रेडिस यूज़ होता है, इसलिए इतना सारा डेटा पड़ा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर मुझे गेट करना है, ये की है यहाँ पे जो दिख रही है ना आपको, अब मैं गेट करूँगा, ये की लिखूँगा तो इसकी वैल्यू आ गई 1, दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे TTL लिखेंगे इसका तो -1 है, मतलब कभी डिलीट नहीं होने वाला, ठीक है। टीटीएल क्या है? टाइम टू लिव, मतलब कैशे टेम्प्रेरी मेमोरी होती है ना, तब इसका मतलब इसमें हाँ। मैं पूरे साल ये स्टूडेंट का डेटा लेके घूमता रहा हूँ। जैसा अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था, हम्म। अभी कौन सा डेटा है आपको जो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अगर आप अमेज़न के अंदर ऑर्डर करते हो, एक आपने ऑर्डर किया है ना, तो ऑर्डर में क्या होता है आपका, एक तो आप क्या फ्रीक्वेंटली एक्सेस करोगे जब आपने ऑर्डर किया, पहले तो और एक्सेस करना चाहोगे आप अपने ऑर्डर के डिटेल को, है ना, प्रोडक्ट को बार बार फेच करना चाहोगे। तो पता है आपको कि यार आपको एक हफ्ते में प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप बार बार आके वो प्रोडक्ट के बारे में देखना चाहोगे, तो आप प्रोडक्ट को देखते रहोगे। दूसरा, अगर आपको कैंसिल करना है या डेट चेंज करनी है उसकी, प्रोडक्ट डिलीवरी डेट चेंज करनी है, या कैंसिल करना है, या उसमें पेमेंट के लिए कुछ रिटर्न पॉलिसी होती है ना उसमें, तो आपको क्या पता है कि जो पेमेंट वाला प्रोडक्ट है वो आपको 7 दिन तक चाहिए होगा जब तक ऑर्डर डिलीवर ना हो जाए। तो जब तक डिलीवर नहीं होता पेमेंट का डेटा भी कैश में रख लेते हैं, डेटाबेस में हटी नहीं मारते।
तो और फिर लॉगिन का जो है, लॉगिन का तो 6 महीने तक रख देते हैं, तो ये तो अलग ही चलता है। तो ये जो डेटा है ये हम रख लेंगे। जैसे किसी ने ऑर्डर किया, मुझे पता है उसने अगर कोई लैपटॉप ऑर्डर किया है, अब अच्छा खासे पैसों का ऑर्डर होता है लैपटॉप या फ़ोन, तो बार बार आके वो देखता रहेगा मेरा फ़ोन कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। तो वो प्रोडक्ट भी देखता रहेगा अपना। फिर पेमेंट का भी वो आपको देखना ही है, 1 हफ्ते के अंदर वो डिलीट कर सकता है या रख सकता है अपने पास। तो पेमेंट का भी डेटाबेस से डेटा उठा के लाना है। सेम विथ लॉगिन, लॉगिन अब बार बार लॉग आउट तो करोगे नहीं। अब इससे अमेज़न की जगह स्विगी कर दो। अब आपका पेमेंट का डेटा स्विगी में जब तक फूड डिलीवर नहीं हो जाता, जब तक चाहिए, मोस्टली कितने में हो जाता है, 3 घंटे में हो ही जाता है। इससे ज़्यादा डिले तो कभी होता ही नहीं। स्विगी का ऑर्डर कैंसिल ही कर देगा बंदा। तो अगर स्विगी में पेमेंट का आपको पता है 3 घंटे तक ही चाहिए वो डेटा, तो आप कैश में उसकी टाइम टू लिव डाल दोगे 3 घंटे। 3 घंटे के बाद वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। हैश में आपके साथ अपने आप डिलीट नहीं होता है ना डेटा, यहाँ पे TTL मिलता है, अपने आप ही डिलीट हो जाता है आपने जो भी डेटा इंसर्ट किया है। अगर आप नहीं डालोगे तो -1 रहेगा, जिसका मतलब है कभी डिलीट नहीं होने वाला। तो कभी भी इसलिए कैश में डेटा डालना तो उसमें TTL हमेशा डाल के रखना है। TTL नहीं डालोगे तो क्लॉक्ड हो जाएगा। क्लॉक मतलब बहुत सारा डेटा घुस जाएगा उसके अंदर। अब बहुत सारा डेटा जाएगा उसके अंदर ना, लेकिन वो स्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैश मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? सीमा, ओनी साहब कोई बता दो। सीमा आप तो बता दो, आपने कोर जावा करिए। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या कॉल? हेलो हाँ, भूल गई मैं। यार ऐसा मत करो यार सीमा, मतलब ये तो बहुत ही अच्छे से हमने किया था, याद है? उसमें रेड ब्लैक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है वो एक टाइम के बाद, याद आ रहा है कुछ? हाँ हाँ, वो थ्रेशोल्ड कुछ तो वैल्यू रहता है, उसके बाद वो हाँ, रेड ब्लैक ट्री में जाता है। और फिर रेड ब्लैक ट्री में जब पहुंचता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा जो आप किसी को बोलोगे कि पहले वो लिंक लिस्ट ऑफ जो बकेट होती है हैश में पे, वो लिंक लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट है। इवेंचुअली वो एक थ्रेशोल्ड के बाद अगर कोलिजन बहुत सारे हो जाते हैं, देन वो जावा 8 के बाद 8 में पहले तो वो कन्वर्ट हो जाता है आर्बिटर रेड ब्लैक ट्री में। अब रेड ब्लैक ट्री में क्यों होता है? तो ये इसमें से तो बहुत ही मतलब जावा का क्वेश्चन हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली और बहुत ही जनरली पूछा जाता है। तब सीधा सीधा बोलोगे O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं यूजली टू फेच डेटा फ्रॉम द हैश मैप, बट अगर कोलिजन बहुत सारे हो गए देन इट विल गो इनटू ON, एंड ON इज़ द वर्स्ट, ऑलमोस्ट वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमको कुछ चीज़ फेच करना है तो लीनियर सर्च हो जाती है ON में। तो इसीलिए हम रेड ब्लैक ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट उसमें लॉग इन हो जाता है। सिमा यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपको पता होनी चाहिए, वरना तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब आपको तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, मतलब आपके लेवल पे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ और ये सब तो पता होना चाहिए। जैसे अब मुझे पता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें बहुत सारा डेटा भी आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है ना हैश मैप कैसे काम करते हैं। फिर लॉगिन की कैसे फैच होती है, फिर कितना हो जाएगा, मोस्टली लॉगिन हो जाएगा। इसमें भी वर्स्ट केस तो लॉगिन नहीं हो पाएगा ना इसमें, और बेस्ट केस में O1 ही होगा। तो ये ज़रूरी है थोड़ा, आप ये सब देखिए थोड़ा सा। और ठीक है, तो अभी ये बेसिक आइडिया कर लिया हमने कैशे का। तो फिर कल हम क्या करेंगे तो ऐसे? ये कैशे में हमको डालना पड़ेगा ना ये सब, हाँ तो पैसे कैसे डालते हैं वगैरह वो देखना है। हाँ पहले तो सेटअप करेंगे। अभी तो अब ये 679 ये सब क्या होगा, कैसे डालेंगे, अभी हम ये देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी ना इसकी भी, है तो डेटाबेस ही, तो कॉन्फ़िगरेशन हाँ बनानी पड़ेगी ना इसकी भी। फिर आपको इसमें डालना भी हाँ। पड़ेगा कोड में कि भाई डेटाबेस से पहले यहाँ पे जाओ। उसके बाद आपको तो इसमें जब डालेंगे डेटा तो उसमें हम देखेंगे कि डिटेल कैसे सेट करना है, फिर फेच कब करना है, वो सारी चीज़ें की कैसे बनानी है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो कल ही देख लेंगे उसको। ठीक है, चलिए अभी क्लास हम बंद करते हैं। मेरे प्रोजेक्ट में अगर ढूंढना है तो क्या लिखना पड़ेगा, क्या सर्च मारना पड़ेगा?